Yes, physics and maths are just like a game. जहां हम लोग इन रूल्स को समझते हैं और फिर इन रूल्स को इन टूल्स के हेल्प से हम अप्लाई करते हैं और खेलते हैं। और मेरी साथ ही साथ ये कोशिश होती है कि मैं फिजिक्स और मैथ्स को आपको विजुलाइज कराऊं, उनके कॉन्सेप्ट्स को विजुलाइज कराऊं, उनको फील कराऊं। तो आज हम लोग सर्कुलर फील्ड में हैं। पिछले लेक्चर में हम लोग ने ये देखा था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स लगता है। ऐसा क्यों होता है? अगर आप जानना चाहते हैं तो आप जरूर मेरा पहला वीडियो जो बेसिक सर्कुलर मोशन पे है जरूर देखें। आज हम इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बैंकिंग। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, और उसके बाद हम बैंकिंग में मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी के एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक। और सबसे पहले जो कि रिस्पॉन्सिबल है सर्कुलर मोशन के लिए, फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। ऐसा क्यों, इसका डिटेल डिस्कशन हम लोग ने पिछले लेक्चर में किया है, जरूर देखें। और वहां पे हमने लॉज ऑफ मोशन को भी आपको एकदम डिटेल में फील कराने की कोशिश की है, तो जरूर उस वीडियो को देखिएगा। तो चलो हम देखते हैं आज फ्रिक्शन फोर्स को हम लोग समझते हैं और एंगल ऑफ फ्रिक्शन को भी यहाँ पे हम देखते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एक्चुअली होता क्या है? फ्रिक्शन फोर्स इज द फोर्स जनरेटेड बाय टू सरफेसेस दैट आर इन कॉन्टैक्ट एंड स्लाइड या ट्राइंग टू स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। यानी इसको हम कह सकते हैं कि ये जो दो ऑब्जेक्ट होते हैं, इन कॉन्टैक्ट होते हैं, उनके बीच रिलेटिव मोशन होता है, तो फ्रिक्शन फोर्स उस रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ये फ्रिक्शन फोर्स होता कितना है और किस तरह किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पे देखते हैं। सपोज कर लो ये गर्ल है, ये देखो पुश कर रही है इस ऑब्जेक्ट को और एक्सटर्नल फोर्स लगाई, तो आप देखो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स लगा फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ा, और फिर आप देखो एक्सटर्नल फोर्स बढ़ता गया लेकिन फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ा। राइट, ऐसा क्यों हो रहा है? फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होती है, ये हम लोग और अभी डिटेल में देखते हैं। राइट, तो ये है, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट है जिसपे इस गर्ल ने एक्सटर्नल फोर्स लगाया और ये फ्रिक्शन फोर्स हमारा डेवलप किया। ये मैक्सिमम देखो यहाँ डेवलप किया, राइट, और लेकिन एक्सटर्नल फोर्स देखो बढ़ता ही चला गया, लेकिन उसके बाद फ्रिक्शन फोर्स नहीं बढ़ा। राइट, इसमें दो चीज आप यहाँ पे गौर कर सकते हो। पहला कि जैसे जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तभी फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फ्रिक्शन फोर्स कब डेवलप होता है? जब एक्सटर्नल फोर्स लगता है। आप यहाँ पे देखो, जैसे ये एक्सटर्नल फोर्स बढ़ा, फ्रिक्शन फोर्स आपको मिलना चालू हो गया। इस पॉइंट पे देखो, हम इसे देख सकते हैं। देखो आप, देखो यहां तक गया, ये हमारा एक्सटर्नल फोर्स है, उतना ही हमें क्या मिला? फ्रिक्शन फोर्स। यहाँ एरो से भी देखो, लेकिन ये मैक्सिमम है। आप वीडियो में देखा था फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा था। राइट, आप देखो इस वीडियो में, आप देखो यहाँ पे देखो, जैसे ये फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे बढ़ रहा है जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है। राइट, यानी दोनों ये 45 डिग्री एंगल पे, इसका मतलब ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से 45 डिग्री एंगल पे बना रही है। राइट गाइस, तो यहाँ पे भी आप देखो, ये हमारा हुआ, और आगे बढ़ेंगे तब भी हमारा देखो फ्रिक्शन फोर्स, ये दोनों फ्रिक्शन फोर्स और ये बराबर हो गए। लेकिन आप मैक्सिमम पे देखो, ये देखो ये हमारा मैक्सिमम हमारा गया फ्रिक्शन फोर्स। राइट, और थोड़ी जैसे ही ये और एक्सटर्नल फोर्स लगा, ये पीक पे है, यानी इस पोजीशन पे जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है जस्ट इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन बॉडी ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे ही उससे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स लगा, बॉडी मोशन में आई, तो क्या हुआ? फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो गया, और वो एफके से, यानी काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे, जब बॉडी मोशन में आएगी जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा फोर्स, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होता है। ऐसा क्यों?
क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, राइट। उसमें जो मॉलिक्यूल्स हैं कांटेक्ट में होते हैं, जब वो मोशन में आता है तो उनके जो बीच कांटेक्ट होता है, जो अट्रैक्शन फोर्स रहता है, वो कुछ बॉन्ड्स टूट जाते हैं, जिससे थोड़ा फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता है। और इसके बाद अगर हम एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ाते जाएंगे तो फ्रिक्शन फोर्स जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होगा वो हमेशा यहाँ पे कांस्टेंट ही बना रहेगा। लेकिन शुरुआत में जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स हमारा बढ़ता जाता है वैसे वैसे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाता है, और उसकी एक लिमिट होती है, वो एफएस। अगर स्टैटिक मोड में है हमारा ऑब्जेक्ट तो एफएस लगेगा, और अगर काइनेटिक मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, राइट। ये बेसिक चीज है। लेकिन फ्रिक्शन फोर्स होता क्या है ये हम लोग समझते हैं, तो चलो देखते हैं। ये देखो, फिर से हम ये ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ये गर्ल इस ऑब्जेक्ट को पुश कर रही है, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जा रहा है जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स बढ़ रहा है। लेकिन आप देखो फ्रिक्शन फोर्स एक मैक्सिमम में गया, उसके बाद जब ये बॉडी देखो मूव करने लगी तो फ्रिक्शन फोर्स उतना ही कांस्टेंट हुआ और एक्सटर्नल फोर्स देखो बढ़ता जा रहा है। मींस ये जो इसमें एक एक्सेलरेशन डेवलप हो गया, राइट। तो अब एक्चुअली होता कितना है फ्रिक्शन फोर्स, ये हम लोग कैलकुलेट करते हैं, और यहीं पे हम लोग देखेंगे एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो ये हमारा नॉर्मल हो गया, ठीक है। तो दो फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पे, अर्थ, और अर्थ क्या अप्लाई कर रही है, एक और फोर्स, नॉर्मल फोर्स। तो इन दोनों का रिजल्टेंट हम देखते हैं, तो पैरेललोग्राम बनाएंगे जो कि यहाँ पे रेक्टेंगल होगा, और जब इसका रिजल्टेंट लेंगे आप, तो ये रिजल्टेंट इस नॉर्मल से जितना एंगल बना रहा होगा वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये मैक्सिमम एंगल ऑफ फ्रिक्शन होगा। तो आपका ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया, जो अर्थ कौन कौन से फोर्स लगा रही है उसका रिजल्टेंट, नॉर्मल और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट, नॉर्मल से जितना एंगल बना रहा होता है वो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, राइट गाइस। तो फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो क्या होता है, दैट इज म्यू इंटू एन। म्यू क्या हो गया, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये हमारा स्टैटिक भी हो सकता है, ये हमारा काइनेटिक हो सकता है। स्टैटिक तब लेंगे जब बॉडी हमारी रेस्ट में हो, और जब मोशन में हो तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन लेंगे, राइट। तो ये म्यू एन हो गया। ये अगर देखो रेक्टेंगल, अगर ये म्यू एन है तो ये भी देखो म्यू एन होगा। और अगर हम tan लैम्डा लेते हैं तो tan लैम्डा इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज म्यू एन अपॉन एन, एन एन कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आई म्यू। मींस हमारा रिजल्ट क्या निकला, म्यू जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो tan लैम्डा के इक्वल होता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट गाइस। तो अब ये फ्रिक्शन फोर्स, दो चीजें हमने यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि सबसे पहले फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू एन, और एन क्या है, नॉर्मल फोर्स, ठीक है। नॉर्मल फोर्स पे ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स डिपेंड करता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। न कि mg पे, हमेशा क्या है, नॉर्मल। अगर इस ऑब्जेक्ट पे हम ऊपर से एक प्रेशर लगा दें जिससे नॉर्मल फोर्स इंक्रीज हो जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स भी इंक्रीज हो जाएगा। आप इसको फील कर सकते हो, अगर कोई हम ऊपर से इसको प्रेशर दें इस ऑब्जेक्ट को और तब ये गर्ल इसको पुश करेगी तो इसे ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि तब फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स किस पे डिपेंड करता है, नॉर्मल पे, राइट। और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर होता है, म्यू, दैट इज मैक्सिमम, म्यू इज इक्वल टू tan लैम्डा। यहाँ पे देना, दिस इज मैक्सिमम फ्रिक्शन बार बार, और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स पे डिपेंड करता है इनिशियली, लेकिन एक मैक्सिमम लिमिट के बाद उसकी वैल्यू फिक्स हो जाती है। चाहे फिर हम एक्सटर्नल फोर्स कितना भी अप्लाई करें, वो हमारा मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स होता है। मैं बार बार इस पॉइंट पे आपको एम्फसाइज कर रहा हूं, राइट। ये हमारी कुछ बातें हुई फ्रिक्शन फोर्स के बारे में, जो कि सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, ये ध्यान देने की बात है। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा एक्सटर्नल फोर्स जब तक नहीं लगे तब तक कभी डेवलप नहीं करेगा। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो कि जब हम सर्कुलर मोशन पे आएंगे तो वहां पे हम डिस्कस करेंगे, तो याद रखिएगा, राइट गाइस। तो हम अब आते हैं एंगल ऑफ रिपोज पे, जो कि अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इस तरह की चीजों पे। अब हम देखो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है वो हम लोग ने देख लिया। द एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, द एंगल ऑफ रिपोज इज डिफाइंड एज द एंगल विच इज एन इंक्लाइंड प्लेन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल व्हेन अ बॉडी ऑन इट
is on the verge of sliding down, मतलब ये जो है ऑन द वर्ज पे रहेगा, यानी जस्ट स्लाइड करने वाला होगा, तब ये जो प्लेन हॉरिजॉन्टल से एंगल बना रहा होगा वो एंगल ही एंगल ऑफ रिपोज होगा। चलो देखते हैं वीडियो पे। ये देखो आप, ये भी स्टैटिक में देखो धीरे धीरे ये एंगल चेंज हो रहा है। देखो एक मूवमेंट पे ये नीचे गिरने लगा, राइट। ये जिस एंगल पे ये प्लेन बनाया हॉरिजॉन्टल से, तो ये जो गिरने लगा, तो ये एंगल जो बन रहा है दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। ये हर सरफेस पे अलग अलग होता है और एंगल ऑफ रिपोज फिक्स होता है एनी सरफेस के लिए, बट एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो अलग होता है, राइट। ये ध्यान देना है, ठीक है। तो हम देखते हैं इस पे एफबीडी बना के। ये देखो आप, यही तो हम लोग ने देखा था, ये इनिशियल पोजीशन है, अभी उठा नहीं है, जिस यहां से हम इसे इंक्रीज करते जाएंगे इसके एंगल को। ये एंगल अभी थीटा है, राइट। जो थीटा अभी बाद में हम देखेंगे क्या क्या इसमें फोर्सेज एक्ट हो रहे हैं, एमजी नॉर्मल, और ऑब्वियसली इसकी टेंडेंसी नीचे की ओर है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा होगा, ऊपर की ओर। अब आप देखो, जैसे ही ये इनका रिजल्टेंट एन और ये जो प्लेन है इस पे फोर्स कितना लगा रहा है, एन और एफ का रिजल्टेंट आर हो गया। आर और एम जी क्या है, हमारा एक लाइन में है, तो ऑब्वियस है इस समय क्या होगा, ये स्टैटिक होगा, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट आर और वो एक ही लाइन में है, इसलिए कैंसिल यूज कर देंगे ना। आर इज इक्वल टू हम यहाँ लिख सकते हैं एम जी, और ये आर एन और एफ का रिजल्टेंट है, ये ध्यान देने का है, राइट गाइज। तो अब इसको हम, ये एंगल थीटा है, अब ये एंगल थीटा क्या है, कैसे आया आप देख सकते हो। ये हमने इसको ब्रेक कर दिया, एम जी को इस सिंपल कंपोनेंट निकाल लिया, ये थीटा है, तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, और ये एंगल 90 ऑफ 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये थीटा, और ये अपोजिट एंगल है तो ये थीटा हो जाएगा। ये हम लोग अक्सर देखते हैं, तो एंगल हमारा थीटा हो गया दिस, राइट। अब आप देखो जैसे ऊपर हुआ ये एंगल देखो इंक्रीज कर गया, और इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि यहाँ पे नेट फोर्स जो आर बना रहा है नॉर्मल से, वो भी थीटा है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस केस में आप देखो, जब वो एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों सेम है, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज क्या हुआ, सरफेस का हुआ, एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे टैन लैम्डा जो हमने एक्सप्रेशन देखा तो वो है। तो इस जब वो एकदम वर्ज पे रहता है ये ऑब्जेक्ट मूव करने के लिए, उस समय क्या होता है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज बराबर होता है। लेकिन किसी भी सरफेस का एंगल ऑफ रिपोज फिक्स रहता है, उसी एंगल पे वो ऑब्जेक्ट हमेशा स्लिप करेगा, ठीक है। अब इसके आगे हम इंक्रीज करते जाएं इस एंगल को प्लेन के, तो अब क्या होगा, ऑब्जेक्ट तो तेजी से नीचे गिरता है, यानी हम इसके बाद इस थीटा को जो कि एंगल ऑफ रिपोज हम लोगों ने डिफाइन किया, उसको अगर हम बढ़ाएंगे तो ये हमेशा इंक्रीज करता जाएगा, मतलब जितना मर्जी हम फिर इस एंगल को बढ़ा दें। तो क्या एंगल ऑफ फ्रिक्शन चेंज होगा या नहीं, इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, राइट गाइज। तो ये रहा एंगल ऑफ रिपोज का थोड़ा सा ग्लिम्स, जो आपको ये क्लियर कर दिया होगा। दो यहाँ पे अक्सर कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि मैथमेटिकली ठीक है कि ये यहाँ पे एफ और एन का रिजल्टेंट आर है, एन नॉर्मल से इतना एंगल बना रहा है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, और इस समय जो ये एंगल हॉरिजॉन्टल से बना रहा होता है ये हमारा एंगल ऑफ रिपोज कहता है, और इस समय यहाँ पे एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है, लैम्डा है। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन आप समझ कर लो, ये लैम्डा है, लैम्डा हो गया। तो हम चलते हैं आगे, अब हम आते हैं अपने किस में, क्योंकि बैंकिंग में इन दोनों एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज वहां पे उनका दिखेगा, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन दोनों वहां पे आपको दिखेंगे, इसलिए मैंने ये दोनों चीज आपको एकदम क्लियर कर दी, राइट। अब हम लोग अपने फील्ड में आते हैं जो कि सर्कुलर फील्ड है और सर्कुलर मोशन है। वहां पे अब हम लोग बैंकिंग देखते हैं और मिनिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी को निकालते हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और हम लोग ने ये देखा था कि सर्कुलर मोशन में मुझे एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, ठीक है, और क्यों चाहिए ये ग्लिम्स मैं आपको यहाँ पे अभी आपको दिखा रहा हूं। देख रहे हो ये पर्सन आपका देख रहे हो,
ये पर्सन देखो सर्कुलर मोशन कर रहा है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन नहीं है। अगर आप इसको देखते हो तो इट इज नॉट अ सर्कुलर मोशन। देखो आप, इसमें इतनी साइड है, ठीक है, ये देखो आप, इतने साइड है यहाँ पे, इस तरह मैंने साइड बना रखा है। लेकिन आप अगर इस पर्सन को देखो, जब वो टर्न करना चाहता है तो वो हाथ पुश कर रहा है वॉल से, तब वो टर्न कर रहा है। आप यहां देखो, जब भी वो टर्न करना चाहता है एक वॉल से तो वहां पे वो पुश करता है, देखो हाथ लगा के पुश कर रहा है, तभी वहां से वो टर्न कर रहा है उस साइड से। ये देखो यहां पुश किया तो ये टर्न किया, ठीक है, ये देखो यहां पे पुश किया तो ये टर्न किया, राइट। देखो वो पुश कर रहा है तभी वो टर्न कर रहा है, नहीं तो वो टर्न नहीं कर पाएगा, ठीक है। ऐसा क्यों? वही न्यूटन्स कौन सा लॉ, न्यूटन का जो हम लोग ने देखा था, ये वाला लॉ। आप देखो इसको, ये क्या कह रहा है, मूविंग रेस्ट और मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड स्टिल इन स्ट्रेट लाइन। ये इसी तरह मूव करता रहेगा अनलेस अनटिल उस पे हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएं। जैसे जब नहीं लगाएंगे तो वो सीधे चलता चला जाएगा, क्योंकि उसे टर्न करना है कि वॉल भी क्या है, टर्न है वहां पे। आप देखो वहां पे, यहाँ पे देखो वॉल टर्न है ना, हल्का हल्का देखो यहाँ पे टर्न हो रही है, तो उसे एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। और एक्सटर्नल फोर्स हमने क्या देख रखा है, वो एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स है सर्कुलर मोशन में जो कार मूव कर रही है, राइट। कई तरीके के सर्कुलर मोशन होते हैं जिसका डिटेल हमने पिछले लेक्चर में दे रखा है, जो कि बेसिक थॉट ऑफ सर्कुलर मोशन है। आप जरूर उसको देखिएगा और भी कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे, राइट। तो उनको एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, और एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स है, और फ्रिक्शन फोर्स को क्रिएट करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। और यहाँ पे ये पर्सन देखो, जब वो टर्न करना चाह रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स कहां से ले रहा है, वॉल को पुश करके। नहीं, अब वॉल इस पर्सन पे क्या लगा रही है, एक रिएक्शन फोर्स, तभी वो टर्न कर पा रहा है। लेकिन ये आप देखो, इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूं कि क्या है ये बेसिक। ये देखो, ये देखो पुश करता है तभी वो टर्न होता है, देखो पुश करता है तो तभी टर्न करता है, राइट। तो आप ये देखो यहाँ पे, ये ऐसे आ रहा है स्ट्रेट लाइन में, और ये इधर से ये टर्न हो रहा है, तो ये स्ट्रेट लाइन है, स्मूथ है। तो ये स्ट्रेट लाइन अगर ये वॉल को पुश नहीं करे तो ये क्या होगा, ये सीधे ही निकल जाएगा ना, यहां से क्या करेगा, ये ऐसे करके सीधा निकल जाएगा, राइट। लेकिन उसको फोर्स चाहिए क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है, तो ये पुश करता है तो एक रिएक्शन फोर्स मिलता है इधर से, ठीक है। वॉल जो इस पे एक रिएक्शन फोर्स लगाता है तो ये टर्न हो जाता है इसमें, है। तो ये जब टर्न होता है तो एक्सलेशन डेवलप होता है, और वो चीज हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस की है फर्स्ट लेक्चर में। एनीवे, अगर ये इस तरह का साइड ना हो, प्योर ये आपका सर्कुलर मोशन हो, तो आप ये देखो एवरी टाइम इस पर्सन को एक रिएक्शन फोर्स लेना पड़ेगा। और वो कैसे होगा, ये रिएक्शन फोर्स हर मूवमेंट में से लेना पड़ रहा है इस वॉल से, तभी ये टर्न कर पा रहा है सर्कुलर मोशन में, राइट। ये देखो एक्शन वॉल पे लगा रहा है और वॉल उसको क्या दे रही है, रिएक्शन। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये कार हो तो कार भी फ्रिक्शन फोर्स से अंदर की ओर लग रहा है तभी वो टर्न कर रही है, इसका मतलब कार भी पुश कर रही होगी बाहर की ओर, राइट। तभी उसको फ्रिक्शन फोर्स मिल रहा है, और फ्रिक्शन फोर्स तभी डेवलप करेगा ना जब वो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा और उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है। हम लोगों ने शुरू में देखा है ना, जब वो ब्लॉक को एक गर्ल जो पुश कर रही थी, ठीक है। तो कार भी जो आपको दिखता नहीं है बाहर की ओर पुशिंग करती है, तो उसको क्या मिल रहा होता है, अंदर की ओर फ्रिक्शन फोर्स, जो हमें नहीं दिख रहा होता है। सिंपल फ्रिक्शन फोर्स तभी डेवलप करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स। तो यानी कार एक तरीके से देखो, अगर आप इसको देखो तो कार ये नीचे स्मॉल सा कोई लेयर ले लो, वो कार उस पे, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसकी डायरेक्शन अगर कार को कंसिडर करो तो बाहर है, तो हमेशा कुछ ना कुछ उसको कार उसको पुश कर रही होगी एवरी मूवमेंट अपने अर्थ को बाहर की ओर, तभी तो अंदर की ओर वो रिएक्शन फोर्स ले रही है, ठीक है। एंड दैट इज कॉल्ड, अगर आप देखो उसे, सीडो फोर्स। अगर अचानक फ्रिक्शन फोर्स खत्म कर दो तो वो कार एक स्ट्रेट लाइन में चली जाएगी, क्योंकि तब फ्रिक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। तो एक सीडो फोर्स की आपको फीलिंग आ रही है।
अगर अचानक फ्रिक्शन फोर्स आप खत्म कर दो तो कार तो एकदम सीधे निकल जाएगी। अगर आप सर्कुलर बात की करें तो टैंजेंट निकल जाएगी, राइट। तो देखो आप, ये हमारी सर्कुलर, देखो फ्रिक्शन फोर्स एवरी मूवमेंट देखो अंदर की ओर लग रहा है, देखो अंदर की ओर फ्रिक्शन फोर्स, यानी कार वो जो रिएक्शन एक्शन कर रही होगी बाहर की ओर, तो उसे फ्रिक्शन फोर्स क्या मिल रहा होगा, अंदर। क्यों? क्योंकि एवरी मूवमेंट वो पुश कर रही है, क्योंकि इसकी टेंडेंसी इस सर्कुलर मोशन को छोड़ने की है, राइट। तो उसी को हम रिएक्शन फोर्स कहते हैं, उसी को हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कह सकते हैं। डिटेल में हम लोग देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, सीडो फोर्स जिसे कहते क्या है, लेकिन आपको एक ग्लिम्प्स सा मिल गया कि ये सीडो फोर्स है क्या, ठीक है। यानी एक्शन जो वॉल पे जो पर्सन कर रहा था वो दैट इज कॉल्ड सीडो फोर्स, आप उसे कंसीडर कर सकते हो ना। तभी तो फ्रिक्शन फोर्स मिला। कार को कहां से मिल रहा है फ्रिक्शन फोर्स अंदर के? क्यों? क्योंकि कार बाहर की ओर इसकी टेंडेंसी पुश कर रही होगी, यानी अगर अचानक फ्रिक्शन फोर्स ना लगे तो कार बाहर चली जाए। अब वो टैंजेंटली जाएगी कि रेडियली जाएगी, ये हम लोग डिस्कशन बाद में करेंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें इस कार की मैक्सिमम वेलोसिटी की, अगर हम बात करें इस प्लेन की, सिर्फ बैंकिंग की बात ना करें, अगर हम सिर्फ प्लेन की बात करें, तो यहां पे आप देखो कि ये जैसी ये कार यहां पे अगर देखें, इसकी मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना चाहें तो हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले ये बीडी बनाया, नॉर्मल फोर्स ऊपर, एमजी नीचे, और एक क्या लगा, फ्रिक्शन फोर्स। यही फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है, इसे एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिसको हम लोग ने निकाला है v²/r सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और अगर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा, mv²/r। तो इसकी वेलोसिटी जो चेंज हो रही है एवरी मोमेंट ड्यू टू डायरेक्शन, क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग ले रहे हैं, तो ये एफ ही मैक्सिमम हो रहा है। तो mv²/r जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो इस फोर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर वो इस फोर्स से ज्यादा होगा तो ऑब्वियस है ये कार टैंजेंटली बाहर निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसे मिलेगा ही नहीं इतना जो डेवलप हो रहा है, जो चेंज इन वेलोसिटी से, जो एक तरीके से कह सकते हो सीडो फोर्स, यानी जो पुश किया वॉल को, वॉल टूट गई और वो बाहर निकल गया, इतनी तेजी से पुश किया। उसी तरह mv² जो चेंज हो रहा है, तो उसका मतलब वो ज्यादा हो गया और वो वॉल टूट गई तो वो सीधे निकल गया, उसे पूरा वो रिएक्शन फोर्स नहीं मिला, इतने ज्यादा वेलोसिटी थी कि टूट गया वॉल। हम ऐसे सोच सकते हैं अगर उस पर्सन को इससे रिसेंबल कराएं, मींस इस फ्रिक्शन फोर्स से mv²/r जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या फोर्स हो गया, वो ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं ना, दैट इज f इज mv²/r इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है? वो होता है हमारा, आपको पता है n क्या है, mg है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, μn होता है, और ये हो जाएगा μmg। ठीक है, तो हम अब f की जगह हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, दैट इज, अब देखो क्या लिख दिया हम लोग ने, दैट इज μmg मस्ट बी ग्रेटर देन mv²/r। ठीक है, तो mm हमने कैंसिल किया, तो अब ये देखो v²/r इज लेस देन क्या हो जाएगा, μg, और r को इधर लाएंगे, इट इंप्लाइज दैट v इज ऑलवेज लेस देन μgr, राइट गाइस। तो अगर म्यू 0 है तो वेलोसिटी को 0 होना पड़ेगा, यानी साफ इस एक्सप्रेशन से भी दिख रहा है कि अगर फ्रिक्शन लेस हो तो वेलोसिटी 0 मींस रेस्ट में होगी, वो टर्न नहीं कर सकती, जो कि हम लोग ने डिटेल डिस्कशन अपने पहले लेक्चर में किया है, राइट गाइस। तो ये जब प्लेन रहे, हॉरिजॉन्टल प्लेन में अगर कोई कार मूव कर रही है और उस सरफेस, उस रोड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और जिस रेडियस में वो कार घूम रही है उसका रेडियस r है, तो दिस इज मैक्सिमम, दिस इट शुड बी रिटन एज v इज ऑलवेज लेस देन दिस और इक्वल टू दिस, ये एक्सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, अब रेस हो रही हो तो v को तो बढ़ाना पड़ेगा वो, क्योंकि वहां स्पीड तो सब जितने स्पोर्ट्स पर्सन है वो तो अपनी स्पीड बढ़ाना चाहेंगे और जीतना चाहेंगे रेसिंग को। तो यहाँ तो लिमिट है, वो स्पोर्ट्स पर्सन जो कार चला रहे हैं या साइकिल या बाइक कोई भी चला रहे हैं, इससे ज्यादा तो कर नहीं सकते, करेंगे तो वो टैंजेंटली बाहर निकल जाएंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अब क्या करें, स्पीड मुझे ज्यादा इंक्रीज करनी है, तो हम करते हैं बैंकिंग, राइट।
बैंकिंग हम लोग उस समय करते हैं। अब आप देखो ये बैंकिंग, ये देखो आप ये मूव करिए, ये बैंक, ये थोड़ा सा उठा जा, आउटर रेडियस जो है वो उठ गया, तो ये थोड़ा सा देखो टिल्ट हो गया, राइट। ये रूट हमारी देखो टिल्ट हो गई। अब इसमें हम इंक्रीज कर सकते हैं। आप फिर से देखो इसको, आप देखो ये देखो जा रही है धीरे, देखो ये टर्न हो गई, यानी आउटर रेडियस उठ गया, तो एक प्लेन सा बना लिया एवरी मूवमेंट। तो ये एक बैंकिंग इसी को कहते हैं। इधर वाला इंटरनल रेडियस आप सपोज करो R1 है, अब आउटर रेडियस R2 है, बीच में जहां है हम उसे एवरेज रेडियस मान सकते हैं, राइट। और रोड की विड्थ भी आप मान लो कुछ भी D है, राइट। फॉर द टाइम बिंग आप जो हम कैलकुलेशन करेंगे वहां पे इसका यूज करेंगे, राइट। इस समय फिर हम अपने वही बनाते हैं FBD डायग्राम। सबसे पहले नॉर्मल mg हमने बनाया और इसको हम लोग ने ब्रेक किया, n को n cos थीटा, ये हम लोग देख ही चुके हैं कि जो हॉरिजॉन्टल प्लेन से एंगल थीटा हो रहा हो, ठीक है, तो ये एंगल भी हमारा क्या होता है थीटा। इसमें कोई ये एंगल कितना हो जाता है हमारा, ये हम लोग ने देखा ये थीटा हो जाता है ना, ये वहां पे हम लोग ने देखा था। अगर ये एंगल थीटा हो, राइट, तो और फिर फ्रिक्शन फोर्स भी एक्ट हो रहा होगा। सपोज कर लो ये फ्रिक्शनलेस है, सपोज कर लो, अभी हम क्या मान लेते हैं, अभी यहां पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, राइट। रोड सिंपली टिल कर दिया गया थीटा, यहां पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तब आप देखो n sin थीटा अंदर की ओर आ गया, राइट। और कहां पे आया है देखो, हम कौन सा प्लेन लेंगे, ये वाला जो प्लेन आपको दिख रहा है, ये देखो जो शेडेड है और जो स्लाइटली रेडिश बना रखा है, ये हमारा एवरेज रेडियस होगा। तो n sin थीटा इधर लग रहा है, तो n sin थीटा ही मैक्सिमम फोर्स जो कि सेंटीमीटर फोर्स डेवलप कर रहा होगा। तो इससे ज्यादा mv²/r नहीं होना चाहिए। यहां पे हमने कंडीशन यहां लगा दी, ठीक है। फिर उसी तरह हम लोग ने आगे देखा, फिर उसी तरह उठाया, n की वैल्यू हम लोग ने निकाली। यहाँ पे देखो n cos थीटा इक्वल टू mg, दूसरी इक्वेशन लिखी, दैट इज n cos थीटा इक्वल टू mg। इन दोनों को हम लोग ने डिवाइड किया, तो इधर n कैंसिल हो गया, देखो n और n कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा हमारा tan थीटा हो गया, यहाँ m कैंसिल हो गया, v²/gr। और यहां से हमारा एक्सप्रेशन निकला, दैट इज v² मस्ट बी लेस देन gr tan थीटा। वहां पे हमारा क्या निकला था, म्यू जी आर, और म्यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan लैम्डा। तो वहां भी हम लोग लिख सकते थे, जो सिंपल प्लेन में था tan थीटा की जगह हम tan लैम्डा कर देते तो प्लेन का एक्सप्रेशन आ जाता, यानी थीटा चेंज हो जाता किसके, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट इज लैम्डा के, है ना। दैट एक्सप्रेशन हम लोग वहां पे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग ने कोई फ्रिक्शन फोर्स इस रोड का नहीं लिया है, ठीक है, ये फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तब हमारा एक्सप्रेशन हमारा क्या आया, v इज नॉट v², ये गड़बड़ हो गया, तो आप इसे कैंसिल कर सकते हो, ये v² नहीं है, दैट इज v इज ऑलवेज लेस देन √gr tan थीटा। क्लियर, यहां पे हमारा फ्रिक्शन नहीं है। चलो अब फ्रिक्शन हो जाए तब क्या कंडीशन होगी वो आप देखो। अगर उस रोड पे भी फ्रिक्शन नहीं है तब हम लोग ने ये सिंपल टिल्ट कर दिया गया रोड को, ठीक है। और वहां अगर प्लेन में फ्रिक्शन नहीं होता तब तो कार मूव ही नहीं कर सकती, क्यों, म्यू 0 हो जाता, ठीक है। वहां तो बिना फ्रिक्शन फोर्स के तो टर्न ही नहीं हॉरिजॉन्टल प्लेन में कर सकते। लेकिन अगर बैंकिंग कर दें तो तब ये सर्कुलर मोशन कर सकती, क्यों, क्योंकि एक नॉर्मल n sin थीटा एक फोर्स डेवलप हो गया जो कि सर्कुलर एक्सटर्नल फोर्स हो गया। न्यूटन जो लॉ कह रहा था ना स्ट्रेट लाइन वाला, तो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट हो गया, वो टर्न हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे n sin थीटा मिल गया, लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता तब नहीं मिलता, क्योंकि म्यू 0 हो जाता। लेकिन यहाँ पे रोड हमारी फ्रिक्शनलेस है, लेकिन बैंकिंग के कारण n sin थीटा डेवलप हो गया अंदर की ओर, तो ये मुझे mv²/r दे दिया, राइट। अब हम दोनों ले लेते हैं, चलो फ्रिक्शन भी आ गया, बैंकिंग भी हुई, तब हम देखेंगे क्या कंडीशन होती है, राइट। अब हम ये देखते हैं इस वाले केस में, ये आप देखो, फिर इस केस में हम लोग लेंगे बैंकिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों फोर्स कंसिडर करेंगे, ठीक है। कौन कौन से, अच्छा एक पॉइंट और है, अगर फ्रिक्शन मतलब इसमें फ्रिक्शन रोड में फ्रिक्शन नहीं हो, ठीक है, पहले वाले केस में, और बॉडी मोशन में ना हो,
तो क्या होगा, वो स्लाइड कर जाएगा। तो वहां तो मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। अब यहाँ एंगल ऑफ रिपोज की बात होगी। सपोज कर लो यही प्लेन है, ये ऑब्जेक्ट जैसे वहां पे हमने एक ब्लॉक रखा था, तो एक सर्टेन एंगल पे क्या होगा, वहीं तक रुकेगा ये ऑब्जेक्ट, लेकिन उससे ज्यादा अगर हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, नीचे हो जाएगा। तो वही केस यहां पे है कि एक मिनिमम और मैक्सिमम जो हम लोग वेलोसिटी निकालते हैं वो क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब अगर वो इससे जो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा का एंगल बैंकिंग हो चुका है, ठीक है, तो क्या होगा, वो तो स्लाइड करना चालू हो जाएगा। उस समय उसको क्या चाहिए, मिनिमम वेलोसिटी टू होल्ड ऑन दिस सरफेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ये एंगल ऑफ जो ये रोड है, ये बैंकिंग करके जो रोड को हमने एंगल दे रखा है, ये एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, तो ऑटोमेटिक क्या होगा, ये नीचे गिरने लगेगा। उस समय तो मिनिमम चाहिए ना वेलोसिटी इसको, ठीक है, रोड का एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो वो नीचे नहीं गिरेगा, ठीक है, दैट इज ओके, ठीक है। लेकिन हम दोनों केस को कंसिडर करेंगे, और फिर और बहुत तेज हो जाए तो वी स्क्वायर, वी की वैल्यू ज्यादा बढ़ जाए तो आपने देखे टेंजेंटली क्या हो जाए, निकल जाएगा। तो यहाँ पे दो वेलोसिटी मुझे निकालना जरूरी हो जाता है, राइट गाइस। तो वही दोनों वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे यहाँ पे, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग देखते हैं, पहले हम लोग एक बीडी बनाते हैं, ये जैसे हम वहां पे बनाया था नया, उसके बाद हमने इसको ब्रेक किया था वहां पे, ठीक है। ये एंगल हमने वहां पे देखा ही था, ये एंगल क्या था हमारा, थीटा था, ये हम लोग शुरू में देख आ रहे थे। ये एंगल हमारा क्या है, दैट इज थीटा, ये सब मुझे पता है, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा, इसके अपोजिट में एन साइन थीटा। अब क्या है, अब हमने क्या लेना है, फ्रिक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन फोर्स नीचे है, कब, अब नीचे कब लगेगा, जब इस कार की जो टेंडेंसी होगी बाहर जाने की होगी, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी उसकी पहुंच रही होगी, ठीक है, तब इसकी टेंडेंसी क्या होगी, बाहर जाने की होगी, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, नीचे। तो पहला केस हमने, ये वाला केस कौन सा हुआ, मैक्सिमम वेलोसिटी निकालने का बैंकिंग में, राइट गाइस, ये हमें याद रखना है, ठीक है। जब ये वेलोसिटी इसकी ज्यादा होगी तो ये क्या होगा, बाहर की ओर जाने की कोशिश करेगा, तो ऑब्वियस है फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। टेंडेंसी तो होगी उसकी बाहर निकलेगी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी निकालना है, ये ध्यान देना। तो इसकी टेंडेंसी क्या हो जाएगी, फ्रिक्शन फोर्स नीचे लगने लगेगा। अब इसको फिर हम इसको ब्रेक करेंगे, तो ऑब्वियस ये एंगल थीटा है, तो आप ऐसा भी देख सकते हो, तो ये एंगल भी देखो थीटा होगा, ये हम लोग ने शुरू में देख रखा है जब एंगल और रिपोज थीटा थीटा, तो ये हो गया हमारा एफ साइन थीटा, ये एफ है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी तो थीटा ही होगा, इसमें क्या है, ठीक है। तो ये एफ कॉस थीटा इधर लगेगा, एफ साइन थीटा इधर लग जाएगा, इस डायरेक्शन में ग्रीन ग्रीन है ये, ठीक है, ग्रीन हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, ग्रीन वाला एरो हमारा हो गया फ्रिक्शन फोर्स का, राइट। और ये नॉर्मल है, ये ब्राउनिश हो गया हमारा इसके कंपोनेंट में। इधर की ओर हम लोग ने क्यों लिया, जब रिपोज लिया था हमने फोर्स को डेवलप किया था, कंपोनेंट में ब्रेक किधर किया था, प्लेन की ओर, लेकिन यहाँ पे हमने किधर की ओर लिया, इस तरफ, क्यों, क्योंकि ये एक तरीके का प्लेन बन रहा है ना, देखो जो शेडेड पोर्शन, ये देखो, ये जो शेडेड है इसी के अलॉन्ग जा रहा है ना, ये रेडियस फॉर्म कह रहा है, इसको हम एवरेज रेडियस कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आउटर रेडियस ज्यादा होगा, इनर रेडियस कम होगा। तो ये जो प्लेन जो आपका पिंकिश सा लग रहा है, इसी प्लेन के अलॉन्ग तो हमारा ये फोर्स टोटल मिल रहा होगा, ठीक है, इसी के अलॉन्ग, क्योंकि ये ही हमारा सर्कुलर प्लेन है एक तरीके से, जिसके अराउंड ये कार घूम रही है, राइट। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन हो गया, ये हो गया, तो ऑब्वियस है हमारा इस डायरेक्शन में सबको हमने जितने भी फोर्सेस यहाँ पे एक्ट हो रहे हैं सबको उस प्लेन जो कि पिंकिश था उसके अलोंग, यानी जो सर्कुलर प्लेन जो मोशन था उसके अलोंग हमने ब्रेक कर लिया, बस मुझे फोर्स मिल गया। वो फोर्स कौन कौन सा यहाँ हुआ, देखो एफ कॉस थीटा और एन साइन थीटा, ये दोनों एक ही डायरेक्शन मिल रहा है, और यही मुझे प्रोवाइड करेगा, क्योंकि एफ पता है मुझे, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू एन, और ये हम लोग ने देख ही रखा है, म्यू इज इक्वल टू टैन लैम्डा, ये सब हमने आपको रिवाइज किया। लेकिन एन साइन थीटा और एफ कॉस थीटा मिलके जो हमारा देगा वो क्या देगा, एफ कॉस थीटा, यही है ना, इससे ये मैक्सिमम होना चाहिए, इससे एमवी स्क्वायर की वैल्यू हमेशा कम होना चाहिए ना, इससे ज्यादा एमवी स्क्वायर की वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम इतनी होना चाहिए, तो ये ऑलवेज भी लेस देन दिस होना चाहिए, राइट। ये हम लोग ने देखा कई केस में हमारा एन आया था,
पहला वाला केस जो हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन में लिया तो म्यू एम जी आया था। सेकंड वाले में जो बैंकिंग किया तो जो फ्रिक्शन लेस लिया था वहां पे सिर्फ एन साइन थीटा आया था, और यहाँ पे एफ कॉस थीटा एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया, दैट इज एन साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, और ये हमेशा एम वी स्क्वायर बाई आर के, मतलब वो उसकी एम वी स्क्वायर बाई आर की वैल्यू हमेशा लेस देन जो फोर्स से मिल रहा है ना, एफ कॉस थीटा एन साइन थीटा, उससे हमेशा कम होना चाहिए एम वी स्क्वायर बाई आर फॉर सेफ टर्न। ऑब्वियस है। अब हम वर्टिकल वाला केस को ले लेंगे, एम जी नीचे की ओर एक्ट हो रहा है, एफ साइन थीटा भी नीचे एक्ट हो रहा है, तो एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा ये क्या दे देगा, एम जी, यानी एफ साइन थीटा ऊपर लिख लेंगे तो एन, यहां तो एन इक्वल क्या होता है, एम जी हुआ था, ठीक है, तो और एन कॉस थीटा एम जी के बराबर हो जाएगा। लेकिन इस केस में जब बैंकिंग किया और रूट का फ्रिक्शन लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी हो जाएगा, राइट। एन कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, एम जी। फिर जैसे वहां पे हमने डिवाइड किया था, इन दोनों इक्वेशन को हमने डिवाइड किया तो देखो क्या आया, या डिवाइड करने के पहले एफ की वैल्यू हमने लिख ली, दैट इज एफ इज इक्वल टू म्यू एन कॉस थीटा लिखा, और नीचे भी हम लोग ने इसको चेंज कर लिया, दैट इज एन कॉस थीटा माइनस एफ की जगह म्यू एन लिखा, साइन थीटा इक्वल एम जी। ऑब्वियस है, ये दोनों इक्वेशन लिख लिया। इसके बाद एन देखो सब जगह यहाँ पे कॉमन है, तो एन को कॉमन किया हम लोग ने, एन यहाँ से कॉमन लिया, तो साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज मस्ट बी ग्रेटर, ये लिखा। उसी तरह नीचे वाले से हम लोग ने कॉमन लिया, तो ये हुआ कॉस, ये एम जी हुआ। फिर इन लोगों को डिवाइड किया जैसे वहां करते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, ये एन एन कैंसिल हुआ, साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा मस्ट बी ग्रेटर वी स्क्वायर बाई जी आर। ये एक्सप्रेशन देखो आप हमेशा आ रहा है, ठीक है, जो कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं, ठीक है। और वहां पे हमने बताया हुआ है जी आर लिखना, जी आर एक इंपॉर्टेंट टर्म है। अब हम क्या करते हैं, कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं ऊपर नीचे, यहाँ कॉस थीटा से डिवाइड किया तो कितना हुआ, टैन थीटा, यहाँ म्यू बचा, यहाँ 1 हुआ, और यहाँ अगेन टैन थीटा, ये लिख दिया यहाँ पे। आप देखो ये एक्सप्रेशन टॉप राइट कॉर्नर पे, म्यू को चेंज किया, टैन थीटा प्लस टैन लैम्डा लिखा, और टैन लैम्डा टैन थीटा मस्ट बी ग्रेटर। अब ये जो एक्सप्रेशन आया आपका, ये जो दिख रहा है राइट टॉप कॉर्नर पे सेकेंड, ये आपको याद आना चाहिए, ये टैन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। मीन्स टैन ए प्लस बी क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। जैसा कि हमने बताया टूल, शुरू में हमने आपको दिखाया था ना टूल, तो वही टूल है, ये आपको याद होना चाहिए, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी आर, इस पूरे एक्सप्रेशन को टैन थीटा प्लस लैम्डा लिख दिया, और उसके बाद हमारा ये एक्सप्रेशन आ गया, वी स्क्वायर मस्ट बी लेस देन जी आर टैन थीटा प्लस लैम्डा। ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी हुई, ये हमारी कौन सी हुई, वी मैक्स। फिर यहाँ पे गड़बड़ है, वी स्क्वायर नहीं, इट शुड बी, ये काट दो, वी इज लेस देन अंडर रूट जी आर टैन थीटा प्लस लैम्डा, ये हमारी मैक्सिमम वेलोसिटी है, राइट। ये याद रखना, दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी, राइट। बहुत ही सिंपल डेरिवेशन है इसका, ठीक है। अब हम कहाँ आते हैं, अब हम आते हैं मिनिमम वेलोसिटी में। मिनिमम वेलोसिटी में क्या होगा, इसकी टेंडेंसी क्या होगी, नीचे जाने की, राइट। ये हमेशा ध्यान देना। यहाँ कभी कभी एक चीज और आपको पूछ ली जाती है, ये आउटर रेडियस और इनर रेडियस अगर डी यहाँ पे दिया हो, रोड के डी है अगर सपोज रोड की, तो ये आर है नीचे, और ये पूरा यहाँ से लेके आर माइनस ये हाइट कितनी ऊपर है, ये एच हाइट कितना उसको टर्न होगा, तो टैन थीटा इज इक्वल टू आप यहाँ पे लिख सकते हो ना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज टैन थीटा क्या हो जाएगा, एच बाई डी हो जाता है। ये ध्यान देना है ना, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि आउटर रेडियस कितने हाइट पे उठेगा, तो इस ट्रायंगल पे आप देखो, ये जो प्लेन बना रहा होता है आपको एक्चुअली समझ में नहीं आता ये प्लेन कहाँ से बन रहा है, जो मैंने यहाँ पे दिखाया आपने देखा ना कैसे हमारा वो पूरा बैंकिंग हुआ था, पूरा एक कर्व था ये हमारा, जो यहाँ पे आपको भी प्लेन दिख रहा है। तो ये एच हाइट हो गई, और ये रूट की डी हो गया, सॉरी ये टैन थीटा नहीं साइन थीटा होगा, साइन थीटा इज इक्वल टू एच अपॉन डी होगा। तो आप देख सकते हो, अगर रेडियस के टर्म में देखो तो आउटर रेडियस R2 है, इनर रेडियस अगर R1 है, तो आप ये जो इधर वाला जो होगा नीचे जो बेस होगा R2 माइनस R1 हो जाएगा।
तो आप इस चीज को वहां पे कैलकुलेशन में देख सकते हो, राइट। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। अब हम लोग क्या निकालने वाले हैं, मिनिमम वेलोसिटी, राइट। चलो तो मिनिमम वेलोसिटी देखते हैं हम लोग। सेम कॉन्सेप्ट हमारा रहेगा जैसा वहां पे था। ये देखो, ये कार बैंकिंग हुई और बैंकिंग होने के बाद स्लो मिनिमम वेलोसिटी निकाल रहे हैं। तो कार क्या चल रही है, आपकी स्लो मोशन में स्लो चल रही है। इस समय इसकी मिनिमम वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वो हम लोग निकालते हैं, राइट। ये देखो, ये प्लेन बन गया जो कि आपको दिख रहा था कर्व। तो उसी तरह सबसे पहले हमने नॉर्मल। अब देखो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया। क्यों, क्योंकि मिनिमम वेलोसिटी चाहिए और एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा ही होगा तभी ये स्लिपिंग हो रही होगी इसकी, तो ऊपर की ओर जा रहा होगा ये, ठीक है। इसकी स्लिप हो रही होगी तो टेंडेंसी, अब मिनिमम वेलोसिटी तो नीचे जाने की टेंडेंसी हो रही होगी और तो उसको फ्रिक्शन फोर्स ऊपर लगेगा। बस इतने ही अंतर है। बाकी उसी तरह नॉर्मल को हम लोग क्या करेंगे, ब्रेक करा जैसे वहां किया था वही एन कॉस थीटा ऊपर, एन साइन थीटा इधर सेंटर की ओर। लेकिन हाँ, इस समय फ्रिक्शन फोर्स को जो हम लोग ब्रेक करेंगे तो एफ साइन थीटा इधर, एफ कॉस थीटा इधर, और बाकी थीटा क्या है वो आपको यहाँ पता ही है, दैट इज कॉल्ड थीटा, जो कि हम लोग शुरू से देखते आ रहे हैं। ये भी थीटा होगा, अगर यहाँ से लोगे तो ये भी थीटा होगा, राइट। ये हो गया। तो इसको ब्रेक करना बहुत आसान है। अब ये एफ है, ये थीटा है, तो ये भी तो थीटा ही होगा। तो एफ कॉस थीटा इधर आ गया, एफ साइन थीटा ग्रीन वाला हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, तो एफ कॉस थीटा इधर हो गया, एफ साइन थीटा इधर, इन साइन थीटा इधर, और ये हो गया। अब आप देखो, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि अब सेंटर की ओर कितना फोर्स लग रहा है, जैसे एन साइन थीटा तो इधर लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा, तो नेट फोर्स अंदर कितना लग रहा होगा, दैट इज एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा। ये इसकी वैल्यू मैक्सिमम, इससे ज्यादा mv स्क्वायर बाई आर नहीं होना चाहिए। तो उसी तरह हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, देखो एन साइन थीटा माइनस एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई आर, सिंपल। और यहाँ पे आपको दिख रहा है mg इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा प्लस एन कॉस थीटा, सिंपल, ठीक है। तो इसके वही एक्सप्रेशन लिख दिया हमने, देखो एन कॉस थीटा प्लस एफ साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू mg, और इसको हम लोग ने आगे लिया, वही एफ को हमने क्या लिखा, म्यू इंटू एन कॉस थीटा, पहले वाले एक्सप्रेशन को ये, दूसरे वाले में फिर एफ को रिप्लेस किया, दैट इज एस कॉस थीटा प्लस म्यू एन साइन थीटा। साइन का चेंज है पिछले वाले से सिर्फ, क्योंकि फ्रिक्शन की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है। फिर एन को कॉमन लिया, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन mv स्क्वायर बाई आर। फिर सेकंड लाइन में भी एन को कॉमन लिया, कॉस थीटा, देखो आप एन कॉमन लिया, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, mg। यहाँ इक्वल साइन लगा रहे हैं, ऊपर वाले में हम लोग इनइक्वालिटी लगा रहे हैं, ध्यान देना। फिर एन एन इनको डिवाइड किया तो देखो एन एन कैंसिल हो गया, तो ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया, बस ऊपर माइनस हो गया। अब हम कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे, ऊपर नीचे वहां भी हम लोग ने किया था, तो देखो यहाँ पे आ गया tan थीटा माइनस म्यू अपॉन यहाँ पे 1 प्लस म्यू tan थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन v स्क्वायर बाई जी आर। फिर उसी तरह म्यू को रिप्लेस किया, tan थीटा माइनस tan लैम्डा प्लस दिस मस्ट बी ग्रेटर देन v स्क्वायर बाई आर जी, और इसके बाद v स्क्वायर इज इक्वल टू लेस देन जी आर tan थीटा माइनस लैम्डा। वहां क्या आया था, मैक्सिमम थीटा प्लस लैम्डा था, और यहाँ थीटा माइनस लैम्डा, राइट गाइस। तो यहां से आपको निकल गया कि v इज लेस देन, यहां भी है, इसे काट दो, तो ये मिनिमम आपका वेलोसिटी हुआ जी आर tan थीटा माइनस लैम्डा। दिस इज कॉल्ड मिनिमम वेलोसिटी फॉर इन बैंकिंग, राइट गाइस। ये छोटी सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसमें आपने बहुत सारी चीजें सीखी। ये फ्रिक्शन फोर्स आता कहाँ से, एक आपको मिला कि कुछ ग्लिम्स मिला सीडो फोर्स का, यानी कार की टेंडेंसी हमेशा बाहर की ओर है। क्यों, क्योंकि उसको हम लोग ने एक पर्सन को स्मूथलेस सरफेस पे वॉल के अराउंड जब हम उसे घुमा रहे थे तो वो पर्सन हमेशा पुश कर रहा था वॉल को, तभी वो टर्न कर रहा था। वहां से आपको फील आया उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का, जो कि रिएक्शन फोर्स आप कंसिडर कर सकते हो सेंट्रीपिटल फोर्स का, राइट गाइस। ये छोटी सी बातें हुई बैंकिंग की, जहां पे हम लोग ने मिनिमम वेलोसिटी निकाला, मैक्सिमम वेलोसिटी निकाला, कभी रोड को हम लोग ने फ्रिक्शन लेस माना तब निकाला, वहां पे हमारा अंडर रूट जी आर tan थीटा है,
राइट गाइस, तो ये एक्सप्रेशन हम लोग ने डिराइव किया। अब नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो हम लोग डिराइव करेंगे या एनालिसिस करेंगे वो वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा। दो मैंने एक टॉपिक वहां पे बना रखा है अपने प्लेलिस्ट में, लेकिन वो बहुत ही पुराना था। जब मैं स्टार्ट कर रहा था, जब मैं सीख रहा था हाउ टू रिकॉर्ड लेक्चर्स, तो वो स्टार्टिंग था, वो हमसे वहां भी हम लोग ने डिस्कस किया है। लेकिन हम एक बार फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन को लेक्चर को यहाँ डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीजें वहां पे जानेंगे कि लीव कब करता है पाथ, है ना, और कब वो ऑसिलेट करता है, कैसे हम मैक्सिमम और मैक्सिमम वेलोसिटी बॉटम में हम निकालें या मिनिमम वेलोसिटी हम बॉटम में निकालें जिससे कि कंप्लीट सर्कुलर मोशन कर सके। ऐसी बहुत सारी चीजें वहां पे हम सीखेंगे इन डिटेल। राइट, कॉन्सेप्ट आपको लेना है तो इन डिटेल लेना पड़ता है, क्योंकि न्यूमेरिकल घुमा के आता है कंपटीशन में, नीट में, जेई में, एडवांस जेई में और टिपिकल आता है। लेकिन अगर आपका बेस स्ट्रांग है, चीज की फीलिंग है, कॉन्सेप्ट रूल की फीलिंग है, तो प्रॉब्लम चाहे जितना मर्जी आपको टिपिकल दे रहे, यू आर एबल टू सॉल्व। हाँ, प्रैक्टिस तो चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कॉन्सेप्ट समझ लिया और आपने न्यूमेरिकल घर में प्रैक्टिस नहीं की तो कोई फायदा नहीं। आप सॉल्व कर भी लो तो टाइम लगेगा, लेकिन टाइम भी बचाना है। राइट गाइस, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे खत्म करते हैं। हाँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और जो भी एनिमेशन आप देखते हो बहुत मेहनत से मैं बनाता हूँ, खुद बनाता हूँ एनिमेशन आपको समझाने के लिए, फिजिक्स को विजुलाइज कराने के लिए, फील कराने के लिए। ठीक है, आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत मोटिवेशन देता है। राइट गाइस, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।